हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? जितने भी फाइनल वाले बच्चे हैं, असेसमेंट ऑफ एरियस एंटिटीज से अनादर एक चार्टर विजन आ रहा है। और ये चार्टर विजन है टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है और इंटरलिंकिंग के साथ तो साहब इतने आसानी से पढ़ा दूंगा, आप बोलोगे इतने कम टाइम में ये सब्जेक्ट हो भी कैसे सकता है, ये टॉपिक हो भी कैसे सकता है। तो आइए, जब भी हम कहते हैं कि यार टैक्सेशन ऑफ समथिंग हमें पढ़ना है, तो प्रैक्टिकली हमें दो लोगों के टैक्सेशन का पढ़ना है। एक जो एंटिटी है वो, और दूसरा वो एंटिटी जब किसी व्यक्ति को देती है तो उसकी इनकम क्या होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की, और दूसरा जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में पैसा लगा के बैठे यूनिट होल्डर, उनकी इनकम का क्या होगा। ऐसे दो चीजों को अगर आपने पढ़ लिया तो टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट विच इज अ पार्ट ऑफ योर टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, ये आपका खत्म हो जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने बाकी चार्टर विजन भी देखे होंगे, और हम लोग डेली बेसिस पे चार्टर विजन को अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने चार्टर विजन का भरपूर फायदा उठाना है। ये चार्ट्स आप ekatvam.academy.com से ले सकते हैं, या हमारे जितने सेंटर पार्टनर्स हैं वहां से भी बाय कर सकते हैं। दूसरा एक और बात मैं आपको बता दूं कि सर चार्ट्स के अलावा हमारा फास्ट ट्रैक चालू है एज ऑफ नाउ, जिसके कुछ 18-20 लेक्चर हो चुके हैं। ये फास्ट ट्रैक जो है डीटी फास्ट ट्रैक 35 लेक्चर्स के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा है आपके मॉड्यूल के, आपके पास्ट एग्जाम के, और लगभग 30 से 35 लेक्चर्स के अंदर में आपका पूरा डिटेल इंटरनेशनल टैक्स कवर कर रहा है। तो अगर आपके पास टाइम कम है एंड इफ यू फील लाइक कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, तो वो बैच आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो चलिए, अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की जो इनकम है ये एग्जाम्प्ट की गई है 1023 डीए के अंदर में। तो कोई भी इनकम जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को आ रही है फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से आने वाली इनकम, बाकी इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है साहब, सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से आने वाली जो इनकम है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को, वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 डीए। सो एनी इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, नाउ ये वर्ड बड़े काम का वर्ड है मेरे दोस्त, फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज एग्जाम्प्ट। यस और नो? अच्छा जी, जैसे कोई भी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट होता है, इसे एक्चुअली प्रॉफिट क्या करना पड़ता है, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और अगर उसने ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो लॉ अज्यूम करता है कि आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ईयर एंड पे, राइट। तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या तो वो एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे, या तो ईयर एंड पे अजम्पशन होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया, राइट। अच्छा, अब एक सिचुएशन क्या होती है, यूनिट होल्डर को जितनी भी इनकम आ रही है फ्रॉम द सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट is taxable in the same proportion in which it is earned by securitization trust। अब यूनिट होल्डर को भी वो उसी प्रपोर्शन में इनकम टैक्सेबल है जिस प्रपोर्शन में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने कमाई है। अब ध्यान से समझना, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को दो तरीके की इनकम हुई, एक हुई जो एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन से आ रही है, और दूसरी हुई लेट्स से इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। अब ध्यान से सुनिए, सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से आने वाली इनकम एग्जाम्प्ट है, अदर इनकम जो है वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल है। यही प्रपोर्शन माना जाएगा यूनिट होल्डर के हाथ में भी, यूनिट होल्डर को भी सेम प्रपोर्शन में इनकम अर्न हुई है ये माना जाएगा। अब बात समझिएगा, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज पे किसने टैक्स नहीं दिया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने टैक्स नहीं दिया, वो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, पास थ्रू स्टेटस के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने अपनी अदर इनकम पे टैक्स दिया होगा, तो फिर ये जब यूनिट होल्डर के हाथ में आएगी उस पे टैक्सेशन नहीं लगेगा, किसको, यूनिट होल्डर को, राइट। सो इफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट और क्रेडिट टू द इन्वेस्टर, इट विल स्टिल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ इन्वेस्टर इन द सेम प्रपोर्शन इन विच इंटरेस्ट इज अर्न। तो यूनिट होल्डर की जो इनकम है ये सेक्शन 115 TCA के तहत आती है। सीधी बात, यूनिट होल्डर का पूरा एक साथ करेंगे। पहला, यूनिट होल्डर को जितनी इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आ रही है वो सेम प्रोपोर्शन में टैक्सेबल है। उन्होंने एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो भी ईयर एंड पे ये माना जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड टैक्सेबल होगा सेम प्रोपोर्शन के अंदर में। तीसरा, इनकम जो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से आ रही है जिसपे टैक्स किसने नहीं दिया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने नहीं दिया, वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन जो अदर इनकम है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की जिसपे सिक्योरिटाइजेशन ने टैक्स दे दिया, वो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी सर, टैक्सेबल नहीं होने वाली। अब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का क्या होगा, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को जो एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन से इनकम आ रही है वो एग्जम्प्ट है, बची हुई इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अब क्योंकि यूनिट होल्डर के हाथ में वो सेम प्रोपोर्शन में टैक्स होने वाली है, तो इन्हें बताना भी पड़ेगा किस प्रोपोर्शन में इनकम अर्न किया है। लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट फंड, इनको भी क्या करना पड़ेगा, बाय 30 जून अपने यूनिट होल्डर को एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि किस प्रोपोर्शन में इन्होंने ये इनकम अर्न करी है, किस प्रोपोर्शन में ये इनकम इन्होंने क्या करी है, अर्न करी है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रिसीवर दैट इज यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्सेबल होगा, तो टीडीएस करना भी जरूरी हो जाएगा। तो इसका टीडीएस होता है सेक्शन 194 LBC, इंटरलिंकिंग सर। मतलब हमने यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को टीडीएस के साथ इंटरलिंक कर दिया, क्योंकि रिसीवर दैट इज यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। इसी के लिए क्या किया जाएगा, टीडीएस होगा। अगर रिसीवर दैट इज यूनिट होल्डर इंडिविजुअल HUF है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 25%।
अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ के अदर रेसिडेंट है, टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 30%, और अगर वो एनआर है तो टीडीएस विल बी रेट इन फोर्स। यस मालिक, इतना सा पॉइंट था। तो मेजरली जो हमें पढ़ना है वो है 115 टीसीए, 1023 डीए, 194 एलबीसी। ये तीन में आपका पूरा प्रोविजन खत्म हो जाता है। एक बार फटाक से रीड कीजिए, फिर एक लास्ट क्विक रिवीजन देंगे एंड टॉपिक विल बी ओवर। यस, तो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एग्जाम्प्ट होती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी, इसके ऊपर ट्रस्ट ने टैक्स पे किया क्या? इसके ऊपर ट्रस्ट ने टैक्स पे किया क्या? एनी इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज एग्जाम्प्ट। इनके हाथ में एग्जाम्प्ट है तो इधर क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि उसके पे किसने टैक्स नहीं दिया? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने नहीं दिया। जो अदर इनकम है फ्रॉम अदर देन सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी, ये क्या होगी सर? नॉट टैक्सेबल। बट एक मिनट, यहां पे कई बार ऐसा होता है, अब अगर हम प्लेन लैंग्वेज की बात करें, प्लेन लैंग्वेज की बात करें, तो वो ये कहता है कि भैया मान के चलो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को अगर अदर इनकम आई है, तो यहां पे यूनिट होल्डर के हाथ में 115 टीसीए के अंदर में लिखा हुआ है, वो सेम मैनर में टैक्स होगी एज इफ वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया था। तो जनरली पास थ्रू स्टेटस के केस में कैसा होता है कि अगर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में ये एग्जाम्प्ट है तो ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अदर इनकम भी जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है उस पर किसने टैक्स पे किया होगा? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने टैक्स पे किया होगा। इनके हाथ में वो क्या हो जाना चाहिए? टैक्सेबल हो जाना चाहिए। लेकिन सिक्योरिटाइजेशन के हाथ में वो टैक्सेबल होता ही नहीं, और उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है? यही टैक्सेबल कर दिया जाता है एज इफ इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्टेड इट। तो ये माना जाता है, जैसे अब इसको ऐसे समझिए, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को दो इनकम आई, पहली आई इंटरेस्ट की और दूसरी आई सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से। तो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को आ रही है वो तो वैसे भी एग्जम्प्ट है, तो ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होना ही होना है बिकॉज ऑफ पास थ्रू स्टेटस। अभी जो अदर इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, मान लो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ने कोई एफडी रखी थी, उससे इंटरेस्ट इनकम आई। अब ये इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स किसको देना चाहिए था? सिक्योरिटाइजेशन को देना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जब 115 टीसीए पढ़ेंगे, 115 टीसीए कहता है कि ये माना जाएगा, ये अज्यूम किया जाएगा कि यूनिट होल्डर ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, और इसीलिए जो अदर इनकम है वो सीधा सीधा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में ना टैक्स करके सीधा यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स कर दी जाती है। तो ऐसा नहीं होता सिक्योरिटाइजेशन डबल टैक्स भर रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट पे सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट भी टैक्स भर रहा होगा और इन्वेस्टर भी भर रहा होगा। सिक्योरिटाइजेशन प्रैक्टिकली टैक्स ही नहीं भरता, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी एग्जम्प्ट है, और अदर इनकम जो आ रही है वो डायरेक्टली अज्यूम किया जाता है कि इन्वेस्टर ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, इसीलिए ये भी किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है? यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है एज पर सेक्शन 115 टीसीए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सीधे सीधे शब्दों में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट देयर इज नो टैक्स, यूनिट होल्डर देयर इज अ टैक्स। कितना? इन द सेम प्रोपोर्शन इट इज अर्न। काम खत्म। अब क्योंकि यूनिट होल्डर के हाथ में ये कंप्लीटली टैक्सेबल है तो इस पे टीडीएस आएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ होगा तो 25%, अदर होगा तो 30%, एनआर होगा तो रेटिंग फोर्स। काम खत्म। 115 टीसीए, सेक्शन 1023 डीए और 194 एलबीसी। तो चलिए ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है हमारा, एंड आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन बैंक में जाइए, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन बैंक हमारा एमआरपी है उसमें जाइए, कुछ क्वेश्चन है वहां पे इस टॉपिक के ऊपर, तो वो फटाफट सॉल्व कर दीजिए एंड दैट्स इट। मिलता हूं आपको अगले चैप्टर विजन के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय।